किसी भी देश का संविधान उसकी आत्मा की तरह होता है। पर जरा सोचिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो 75 साल से भी पहले लिखा गया, वो आज 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को रास्ता कैसे दिखाता है। मतलब बदलते वक्त, नई टेक्नोलॉजी और समाज की नई जरूरतों के साथ ये कदम से कदम मिलाकर कैसे चलता है, आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। और ये सिर्फ कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, नहीं, ये तो एक देश के विकास की कहानी है। ये समझने की कहानी है कि भारत का संविधान, हमारा संविधान, खुद को अपडेट कैसे करता है, खुद को आप कह सकते हैं जिंदा कैसे रखता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सफर का नक्शा क्या है। हम शुरू करेंगे संविधान के संतुलन से, फिर शक्ति और उसकी सीमाओं को समझेंगे, फिर अमेंडमेंट यानी संशोधन की पूरी प्रक्रिया जानेंगे, बदलाव के 3 अलग अलग रास्ते देखेंगे और आखिर में ये भी तोलेंगे कि भाई ये सिस्टम कितना सफल रहा है। और हाँ, एक आखिरी सवाल भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की। उनके सामने दुनिया के 2 बड़े उदाहरण थे और वो दोनों की ही गलतियों से बचना चाहते थे। एक तरफ तो था ब्रिटेन का मॉडल, जो इतना ज्यादा लचीला है कि कोई भी सरकार आए और उसे आराम से बदल दे, और दूसरी तरफ था अमेरिका का संविधान, जो इतना ज्यादा कठोर है कि उसे बदलना लगभग नामुमकिन है। और फिर डर ये रहता है कि वो समय के साथ पुराना या अप्रासंगिक न हो जाए। अब हमारे संविधान निर्माताओं को इन्हीं 2 एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता निकालना था। और उन्होंने ये कर दिखाया। जैसा कि एक बहुत मशहूर संवैधानिक एक्सपर्ट केसी वेयर ने कहा था, भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता के बीच एक खूबसूरत संतुलन है। आज हम इसी कारीगरी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये संतुलन तो बन गया, पर ये काम कैसे करता है? संविधान को बदलने की ये जो ताकत है, ये आती कहाँ से है? मतलब इसका सोर्स क्या है? इसका जवाब मिलता है संविधान के आर्टिकल 368 में। यही वो आर्टिकल है जो हमारी पार्लियामेंट को यानी संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। ये साफ साफ कहता है कि संसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का इस्तेमाल करके संविधान के किसी भी हिस्से में कुछ नया जोड़ सकती है, कुछ बदल सकती है या कुछ हटा भी सकती है। पर रुकिए, ये जो संवैधानिक शक्ति है ना, ये संसद की रोजमर्रा की कानून बनाने वाली शक्ति से बिल्कुल अलग है। इसको ऐसे समझिए, संसद जो रोज रोज कानून बनाती है, वो तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले ऐप की तरह है। लेकिन आर्टिकल 368 वाली शक्ति, वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपग्रेड करने की शक्ति है। समझ रहे हैं? ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और बुनियादी शक्ति है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि संसद की शक्ति अनलिमिटेड है? क्या वो जो चाहे बदल सकती है? क्या वो हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ही बदल सकती है? यही वो सवाल था जिसने कई दशकों तक भारतीय राजनीति और न्यायपालिका में, आप कह सकते हैं, भूचाल ला दिया था। और फिर 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया। कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसे हम आज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल ढांचे का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसका मतलब बहुत आसान है। सोचिए, आप एक घर में रेनोवेशन तो करा सकते हैं, कमरे की दीवारें बदल सकते हैं, नया पेंट करवा सकते हैं, लेकिन आप उस घर की नींव, उसकी फाउंडेशन को नहीं तोड़ सकते। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज, ये सब उसी नींव का हिस्सा है। तो ये सिद्धांत एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, जो ये पक्का करता है कि बदलाव के नाम पर संविधान की आत्मा ही न खत्म हो जाए। ठीक है, तो शक्ति भी है और उस पर ब्रेक भी लगा है। अब मान लीजिए कि संसद को नींव तोड़े बिना कोई बदलाव करना है, तो इसका असली प्रोसीजर क्या है? ये होता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है एक बिल से, जिसे संसद के किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, पेश किया जा सकता है। फिर इसे दोनों सदनों से एक स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना पड़ता है। कुछ खास मामलों में तो आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से भी रजामंदी लेनी पड़ती है। और सबसे आखिर में राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे मुश्किल पड़ाव है, वो है ये विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। ये कोई आम बहुमत नहीं है, इसकी शर्तें कहीं ज्यादा सख्त हैं। इसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, सदन की कुल मेंबरशिप का बहुमत। जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो बहुमत हुआ 272। अब मजे की बात यह है कि चाहे उस दिन वोटिंग के लिए सिर्फ 300 सदस्य ही क्यों ना आए हों, बिल को पास होने के लिए कम से कम 272 वोट चाहिए ही चाहिए।
ये एक तरह का सेफ्टी चेक है कि कोई भी बड़ा बदलाव बस कुछ सांसदों की मौजूदगी में न हो जाए। और जब पहली शर्त पूरी हो जाए तब आती है दूसरी और शायद उससे भी मुश्किल शर्त। वो ये कि जितने सदस्य उस दिन सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 2/3 यानी 2/3 बहुमत चाहिए। ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ अपनी पार्टी के दम पर संविधान बदलना लगभग नामुमकिन है, आपको विपक्ष को भी साथ लाना ही पड़ेगा। ये शर्त पक्का करती है कि किसी भी संवैधानिक बदलाव पर एक मजबूत राजनीतिक सहमति हो। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी बात आती है। आम कानूनों की तरह संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों की कोई जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। मतलब अगर लोकसभा ने बिल पास कर दिया और राज्यसभा ने नहीं किया तो बिल वहीं खत्म। ये एक बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस है, खासकर राज्यसभा के लिए जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत ही सख्त लग रहा है ना? तो क्या हर छोटे मोटे बदलाव के लिए भी यही पूरी महाभारत करनी पड़ती है? जवाब है नहीं। और यही हमारे संविधान की डिजाइन की एक और खूबसूरती सामने आती है। असल में बदलाव के 3 अलग-अलग रास्ते हैं जो बदलाव की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। पहले हैं सिंपल बदलाव, जिन्हें आप एक टाइप ऑफ फिक्स जैसा समझ सकते हैं। ये संसद के साधारण बहुमत से हो जाते हैं, जैसे किसी नए राज्य को बनाना। दूसरे हैं महत्वपूर्ण बदलाव, जैसे कोई चैप्टर दोबारा लिखना। इनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जैसे मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव करना हो। और तीसरे हैं संरचनात्मक बदलाव, मतलब जैसे किताब का कवर ही बदल देना। इनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए, जैसे जीएसटी को लागू करना या राष्ट्रपति चुनाव का तरीका बदलना। तो इन सब प्रक्रियाओं को समझने के बाद सवाल उठता है कि क्या ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है या इसमें भी कुछ कमियां हैं? चलिए दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। देखिए, इसकी कुछ आलोचनाएं तो होती हैं, जैसे राज्यों के पास संशोधन शुरू करने की शक्ति लगभग ना के बराबर है, सारी पहल संसद ही कर सकती है। फिर जैसा हमने कहा, जॉइंट सिटिंग का ना होना कभी-कभी पॉलिटिकल डेडलॉक या गतिरोध पैदा कर सकता है। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि ये प्रक्रिया काफ़ी हद तक एक आम कानून बनाने जैसी ही है, बस वोटिंग का थ्रेशोल्ड ज़्यादा है। इसके लिए कोई अलग से बॉडी जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन नहीं है। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद इसकी तारीफ करने वाले भी कम नहीं हैं। और सबसे बड़े प्रशंसक तो खुद संविधान निर्माता ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का साफ मानना था कि हमें संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिए कि वो देश की तरक्की के रास्ते में ही आ जाए, उसमें लचीलापन तो होना ही चाहिए। और तो और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी इस संतुलन की बहुत प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि हमने एक ऐसा रास्ता चुना है जो ना तो बहुत आसान है और ना ही बहुत मुश्किल। उन्होंने इस सोच को सिरे से खारिज कर दिया था कि संविधान को भविष्य के लिए पत्थर की लकीर बना देना चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ हो जाती है, हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सिर्फ कुछ नियमों का सेट नहीं है, बल्कि ये कठोरता और लचीलेपन के बीच एक बहुत ही सोचा समझा एक खूबसूरत डांस है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि बदलाव के लिए एक दरवाज़ा खुला रखा गया है, लेकिन उस दरवाजे पर बेसिक स्ट्रक्चर का एक मजबूत ताला भी लगा है, जो ये पक्का करता है कि कोई अंदर घुसकर घर की नींव को ही ना हिला दे। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्योंकि संशोधन की प्रक्रिया यानी आर्टिकल 368 खुद भी तो बदला जा सकता है। तो फिर असली और आखिरी शक्ति कहाँ है, संविधान में या उसे बदलने की शक्ति में? इस पर सोचिएगा जरूर।